वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस और कॉरेस्पॉन्डेंस वाला में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज BEGC 132 सेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका यूनिट वन का जो फर्स्ट ब्लॉक है दैट इज प्रोपोजिशंस बाय सुजीत मुखर्जी। आज मैं इसकी समरी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर BEGC 132 में ये हर बार रिपीट होता है। सो आई होप यू गाइज विल वॉच द वीडियो टिल द एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर गाइज, मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक का जो मतलब है वो समझाना चाहता हूँ। प्रोपोजिशंस का मतलब होता है बेसिकली पुटिंग फॉरवर्ड अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसके अंदर जो सुजीत मुखर्जी होते हैं, जो एक इंडियन राइटर हैं, एक टॉपिक को आगे रखते हैं दैट इज अबाउट हाउ टू राइट द लिटरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब जो साहित्य होता है ना भारतीय इतिहास का, उसको कैसे लिखा जाए। तो बेसिकली इसी के टॉपिक के डिस्कशन के लिए इन्होंने मतलब इसको लिखा है, प्रोपोजिशंस। ठीक है, इस चैप्टर को लिखा है। तो इसका ये एक छोटा-सा मतलब पार्ट है जिसके अंदर मैंने पूरा इसको समराइज़ कर रखा है। इस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरा समझ आएगा। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सुजीत मुखर्जी 1930 में बॉर्न हुए थे और 2003 में पास्ड अवे हुए थे। वाज़ अ प्रोमिनेंट इंडियन राइटर, लिटरेरी क्रिटिक एंड अ ट्रांसलेटर। ठीक है। इन्होंने का मतलब एक राइटर भी है, लिटरेरी क्रिटिक भी है, मतलब जो साहित्य वगैरह के बारे में कुछ कहते हैं, अपने मतों को रखते हैं। और एक ट्रांसलेटर भी है, मतलब इन्होंने ना कुछ ओरिजिनल वर्क्स को भी ट्रांसलेट करने में हेल्प की है। He contributed significantly to the Indian literary studies and translation theory. Some of his key translation include Tagore's Gora and Buddhadeva Bose महाभारता कथा। तो ये जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ट्रांसलेटर के जो रोल प्ले किए हैं, उसके अंदर ये सबसे जो फेमस वर्क है ना जिन्हें इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो टैगोर गोरा और बुद्धदेव बोस की महाभारत कथा थी। ठीक है। हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क ट्रांसलेशन एंड डिस्कवरी as recovery emphasized the cultural and literary importance of translation in India. He also wrote the traditional Anglo fiction toward the history of India and wrote 6 books on cricket, including the famous autobiography of a unknown cricketer. तो बेसिकली ये एक पोएट का इंट्रोडक्शन है। और ये इतना सब जो मैंने पढ़ा, मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो इन्होंने काफी सारे मतलब ये ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रेज करते थे। ठीक है। और इनका जो एक होती है ना रुचि, वो भी इसी में थी। और इनकी जो फेमस बायोग्राफी है वो एक अननोन क्रिकेटर नाम की बुक है, वो है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी है। अब चलिए इसका एक शॉर्ट समरी देखिए। तो सुजीत मुखर्जी सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट अ न्यू वे ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर दैट फिट्स इट्स यूनिक नेचर ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। अब देखिए इंडिया में क्या है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ों को लिखा गया है। अब जैसे हिंदी है ना, हिंदी के भी कई सारे डायलेक्ट हैं, अवधी है। ठीक है। तो अगर आप सोचें कि जैसे हिंदी है, हिंदी के बेस पे ही आप पूरी हिस्ट्री लिख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? और क्योंकि और भी कई सारी लैंग्वेजेज़ है, जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे कोई लैंग्वेज बोली जाती है। और इंडिया के अंदर ना कोई एक लैंग्वेज प्रीडोमिनेंट रही नहीं है, संस्कृत को छोड़ के। 12th सेंचुरी तक तो संस्कृत प्रीडोमिनेंट थी, बट उसके बाद छोटे-छोटे लैंग्वेजेज़ का राइज़ होना भी शुरू हुआ। ठीक है। इंडियन लिटरेचर इज नॉट सेपरेट स्टेट बाय स्टेट, लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड आइडिया ऑफन फ्लो फ्रॉम वन रीजन और लैंग्वेज टू अनदर। ये जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इंडियन स्टेट के अंदर जो लैंग्वेजेस है वो काफ़ी अलग होती हैं और सबके ऊपर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल हिंदी एंड अवधी, वो थोड़ी बहुत सेम लगती है। अ, इसके बाद है इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेज स्टाइल्स एंड थीम इन इट्स लिटरेचर, सो वी मस्ट यूज अ ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू स्टडी इट्स लिटरली हिस्ट्री। अब देखिए जो सुजीत मुखर्जी ने इसमें टॉपिक रखा है दैट इज अबाउट कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए लिटरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। ठीक है। तो उसके अंदर ये सजेस्ट करते हैं ना कि हमें बहुत सारे फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत सारे स्टेट्स के मतलब कंट्रीब्यूशन से बनी है, उनके लैंग्वेजेस से बनी है। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज दैट दे हैव वन मेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और फ्रेंच, इंडिया डजंट हैव अ सिंगल मेन लैंग्वेज, सो वी कांट यूज अ पीरियड वाइज और लैंग्वेज वाइज मेथड टू स्टडी इट्स लिटरेचर। तो देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आपको हिस्ट्री लिखनी हो वहाँ की तो बहुत आसान है। मतलब जो लिटरेरी हिस्ट्री रही है साहित्य की,
क्योंकि वहाँ पे जो एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है ना दैट इज़ इंग्लिश, इसीलिए उन्हें इंग्लिशमैन भी कहा जाता है। बट इंडिया में ऐसा काफ़ी टफ है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बेसिकली ये चैप्टर भी प्रोपोज़िशंस है, उसके अंदर यही टॉपिक को फॉरवर्ड किया गया है। Languages in India are mixed and interconnected. Even one language like Hindi has a different form. Tulsidas, for example, used both Hindi and the dialect of the in his writing. ठीक है? The Ramayana and Mahabharata are used by many Indian languages, but each version is different. These epic become a shared source adapted into various cultures and stories. अब देखिए एक और जो चीज़ होती है इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री को लिखने के लिए दैट इज वेरिएशंस बहुत है। अब जब महाभारत और रामायण आप अलग-अलग पढ़ेंगे ना, वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कुछ लिखा होगा, किसी और ने कोई रामायण लिखी है, उसके अंदर कुछ लिखा होगा, ठीक है? डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएँगे ना, छोटे-छोटे वेरिएशंस आते जाते हैं। एक महाभारत का रामायण का वर्जन आप लोगों को पता होगा जिसमें कहते हैं कि रावण जो थे वो सीता जी के फादर थे, ठीक है? मतलब कई सारे वेरिएशंस आते हैं तो यही इसके अंदर बताया गया है, ठीक है? A true Indian literary history must be include many language and tradition, not just one. In ancient Indian drama written in Sanskrit, characters spoke in different dialect based on their social class. This show early awareness of Indians' linguist diversity. अब देखिए जो संस्कृत ड्रामा होते थे ना पहले के टाइम में, तो कैरेक्टर ना डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास। अब ये क्लासेस के अंदर भी लैंग्वेज को डिवाइड किया गया था। जो पढ़े लिखे होते थे मे बी संस्कृत यूज करते होंगे, और जो एक नीचे तबके के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एससी एसटी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए शायद उस टाइम ये संस्कृत इतनी अवेलेबल ना रही हो, तो वो जो आम बोलचाल की भाषा होती थी उसका यूज करते होंगे। Until the 12th century, Sanskrit dominated, making it easier to write about the Indian literally. And after that, many new language emerged, making the task more complex. अब जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि 12th सेंचुरी तक अगर आपको इंडियन हिस्ट्री लिखनी हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ उस टाइम में संस्कृत एक डोमिनेंट लैंग्वेज थी और उसको आप आसानी से कर सकते थे। मतलब ट्रांसलेशन हो, कोई संस्कृत स्कॉलर हो, वो आपको सब कुछ बताता जाएगा कि इसके अंदर ये लिखा गया है, तो आप उसको ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हो। बट आफ्टर 12th सेंचुरी जब बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस रही, तो नई-नई लैंग्वेज भी इमर्ज हुई ना। From the 12th century onward, many historians focused on single language like Tamil, Bengali or Hindi, but this create false idea that these literature are separate. In reality they are deeply connected. अब देखिए 12th सेंचुरी के बाद ना काफी सारे हिस्ट्रियंस ने फोकस किया कि एक सिंगल लैंग्वेज को पकड़ के हम हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं, बट इससे ना एक फॉल्स आइडिया क्रिएट होने लगा। क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, आपको पता ही है सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता ही होता है। So writers should not be labeled only by their language. For example, Tulsidas should not be seen just as a Hindi poet, but as a medieval Indian poet contributing to Indian literature as a whole. ठीक है? क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं, अब इनके वर्क जो होते थे वो हिंदी में भी थे, अवधी में भी थे। तो इनके वर्क को ना आप एक लैंग्वेज के थ्रू तो स्टडी नहीं कर पाओगे। मानो आप सिर्फ हिंदी के बेस पे स्टडी करते हो, तो जो इनका अवधी में कंट्रीब्यूशन होगा उसको कैसे लोगे आप? इट इज हार्ड टू प्लेस a writer like Tulsidas in just one category because his language blend dialect. Mukherjee argued that we should not separate Indian literary history by language. Instead, we need a wider and more inclusive view. तो इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन निकलता है ना, उससे एक चीज का पता चलता है, मतलब जो अभी नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इंडिया के लिटरेरी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। तो डीपी मुखर्जी ना सजेस्ट करते हैं दैट द इंडियन लिटरेचर शुड बी स्टडीड अक्रॉस लैंग्वेज एंड अलोंग विथ अदर आर्ट फॉर्म्स लाइक म्यूजिक, पेंटिंग एटसेट्रा टू अंडरस्टैंड द फुल कल्चरल पिक्चर। तो डीपी मुखर्जी जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। आप देखिए आप कहेंगे ये डीपी मुखर्जी कौन है, तो जब प्रोपोजिशन होता है ना, मतलब एक डिस्कशन का टॉपिक होता है, तो यार एक आदमी तो कुछ भी नहीं कह सकता ना, उसके लिए तो कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो ये डीपी मुखर्जी होते हैं ये बोलते हैं ना कि जो इंडिया की हिस्ट्री को आपको पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए ना आपको एक अदर फॉर्म का यूज करना चाहिए। मतलब जो जैसे कि अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट हो गए, म्यूजिक हो गए, पेंटिंग्स हो गए, इन सबों को भी आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली जो रीजनल्स होते हैं ना, उन्हें पढ़ना चाहिए। और इनका नाम था दुरुजाति प्रसाद मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ठीक है? ऑफ कोर्स इट हार्ड टू फाइंड फॉर वन पर्सन
To know all Indian languages, the solution is to read translation to assess literature from one other region. ठीक है, तो मतलब देखिए, अब एक कोई भी इंसान बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर नहीं हो सकता अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने कि हमें ना ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। अब जैसे मानिए कोई तमिल वर्क होगा, अगर आप तमिलनाडु साउथ इंडिया में जाते हैं ना, तो उनकी हिस्ट्री को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तमिल तेलुगु इसके अंदर ही लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके अगर जो ट्रांसलेटर्स हो, जो बहुत ही अच्छे हो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और क्योंकि 2 लैंग्वेज आना तो कॉमन सी बात होती है, तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है? नॉट ऑल द टेक्स्ट आर लिटरली टू इंक्लूड इन अ वर्क हिस्ट्री, इट मस्ट बी रासा, द इमोशन रिचनेस एंड दैट गिव एस्थेटिक्स जॉय। और जो देखिए सारे टेक्स्ट हो ना, तो वो सारे लिटरेरी के ना हो, बट और भी अदर चीज़ें हों, जैसे कल्चरल डांस होता है, कोई कहानी चली हुई आती है, सबकी एक कहानियाँ होती है ना कि हीरो की कोई कहानी बना दी जाती है, तो उन सबों को भी पढ़ना चाहिए। इवन दो वी मस्ट know little about many early writers, especially born before 18th century, we must learn as much as we can understand। ठीक है, तो देखिए जैसे बहुत कम राइटर्स के बारे में पता है 18 सेंचुरी से पहले के, लेकिन हमें ना उनके भी वर्क को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके टाइम के बारे में पता चलता है कि उस टाइम का टाइम कैसा था। आफ्टर द वैदिक पीरियड, राइटर आर नॉट सीन एज डिवाइन बट एज एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मैनी बिकेम रिफॉर्मर्स एंड थिंकर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और वैदिक पीरियड के बाद तो आप सभी को पता है कि ये जो राइटर्स थे, ये सोशल मेंबर हो जाते थे, राजा वाजा के बारे में लिखते थे, अपने राजा का वृत्तांत करते थे, उनकी महानता को दर्शाते थे। Literally forms like Gatha and Vachana are used in many regions, not tied to one language or other state. This shows many forms spread and evolve across such Indian languages. और जो folk literature होता था, वो मतलब जो ये folk traditions का होता है basically ये, ठीक है? Many literally forms such as drama, which often came from folk performance traditions, sorry. Indian literature has also absorbed ideas from outside. The modern Indian novel was influenced by the Western novel but adapt to reflect Indian social and political life. Over the time, Indian literary forms developed their own rules and style called convention. Each region has its own literary flavor. Just like Sanskrit influenced early literature, English now has a big impact on modern Indian writing. अब जो आजकल के मॉडर्न राइटर्स हैं ना, इनके ऊपर इंग्लिश कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जैसे वहाँ पे तो देखिए, वहाँ की हिस्ट्री में क्या होता है कि सब कुछ इंग्लिश में ही है, बट अगर हम उसको अडेप्ट करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इसको अपने कन्वेंशन के हिसाब पे ना लोग अलग-अलग तरीके से रखते हैं। The modern Indian writer struggles with a double challenge to adapt Western forms and idea while also staying rooted in Indian culture. अब जो प्रॉब्लम अराइज होती है ना इंडियंस के सामने, वो यही होती है कि अगर वो वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करते हैं ना, तो और फिर उन्हें अपने रूट्स और जो इंडियन कल्चर है उसको भी रखना होता है, तो वो दोनों पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं। मैनी मॉडर्न राइटर ब्लेंड ओल्ड एंड न्यू Indian and Western tradition. This make it hard for historian to classify their work neatly. अब अगर कोई ओल्ड और न्यू वर्क को भी रखता है, मतलब जो ओल्ड मेथड है और न्यू मेथड भी है, तो भी ये हार्ड है, क्योंकि आप अच्छे से वर्क्स को क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। तो मुखर्जी सजेस्ट करते हैं ना, वी शुड स्टडी हाउ संस्कृत इन्फ्लुएंस रीजनल लिटरेचर, दिस वुड शो द शेयर्ड कल्चरल रूट्स ऑफ ऑल लैंग्वेज। अब देखिए, जो संस्कृत है ना, उसका इन्फ्लुएंस तो रहा ही होगा, क्योंकि एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज रही है 12th सेंचुरी तक, तो मतलब वो एकदम से एक्सटेंट नहीं हुई होगी ना, धीरे धीरे करके गई होगी। तो इससे पता मुखर्जी सजेस्ट करते हैं कि हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए। वाल्मीकि रामायण इज नोन एज द आदि काव्य फर्स्ट पोएम एंड इज फुल ऑफ इंडियन वैल्यूज, इट हैज इंस्पायर्ड मैनी न्यू वर्जन इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब जो वाल्मीकि जी की रामायण है ना, उसको फर्स्ट पोएम आदि काव्य माना जाता है, ठीक है? और इसके अंदर पूरी इंडियन वैल्यूज हैं, और इसी से ना दूसरे लैंग्वेज के अंदर भी लिखा गया है। These new versions of Ramayana across language are part of Ramayana tradition, each adding its own flavor by staying connected to their original story. Just like Ramayana led to the Bhakti transition and Bhagavad Puran inspired Krishna Bhakti, giving rise to Bhakti movement 15 to 17th century. अब इसके अंदर दर्शाया गया है कि कैसे हमें इनसे मतलब समझना चाहिए कि क्या-क्या हुआ। जैसे ये जो रामायणा है, इससे भक्ति ट्रेडिशन आया, मतलब पूजा पाठ वाला, और भागवत गीता से कृष्ण भक्ति प्रमोट हुई, और कृष्ण भक्ति से ये जो भक्ति मोमेंट आया ना, जो अल्वार्स, नयनार्स होते थे, ठीक है?
और सूफीज्म होते थे, तो ये 15 से 17th सेंचुरी तक बहुत चला। दिस लिटरली एंड डिवोशन ट्रेडिशन स्प्रेड अक्रॉस लैंग्वेजेस शो इंडियन कल्चरल यूनिटी। द Mahabharata, though too large to be fully retold, had has had its episode used widely in modern Indian literature। ठीक है। और एक और चीज, हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा ना कि महाभारत एक बहुत बड़ी बुक थी, तो उसके ना इतने ज्यादा डायलेक्ट मतलब वर्जन्स नहीं मिलते जितने रामायण के मिल जाते हैं। ठीक है। तो वही लिखा गया है इसके अंदर, इंडियन राइटर अक्रॉस टाइम एंड लैंग्वेज हैव ड्रॉन फॉर फ्रॉम कॉमन सोर्सेज लाइक द रामायण एंड महाभारत, पुराण, उपनिषद एंड संगम पोएट्री। देयर लैंग्वेज में डिफर बट देयर रूट्स आर इंडियन। ठीक है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो बताया गया है ना, तो सुजीत मुखर्जी एक टॉपिक लाते हैं कि हाउ टू राइट द इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है। और उसके लिए जो मेथड सजेस्ट किया जाता है कि हमें ना हर तरीके के वर्क्स को, जो लोकल राइटर्स होते हैं, ठीक है, उनके वर्क को पढ़ना चाहिए, फोक्स, कल्चरल और ट्रेडिशनल चीजों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम हिस्ट्री को भी रीराइट करेंगे और अपने रूट्स में भी रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक समरी थी ओवरऑल। अब बाकी ना ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर का पूरा वो होगा, मतलब एक्सट्रैक्ट होगा, ताकि अगर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको टैकल कर सको। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, द नीड फॉर न्यू मेथडोलॉजी इन इंडियन लिटरेली हिस्ट्री क्यों है? क्योंकि मुखर्जी आर्ग्यू दैट द इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री रिक्वायर्स अ न्यू डिस्टिंक्ट methodology unlike western countries where a single dominant language exists, English in Britain or French in France. India is a land of multiple language and dialect. The linguist diversity make it difficult to write the Indian literary history in a linear or unified manner. अब देखिए, न्यू मेथडोलॉजी की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो इंडियन की लिटरेरी हिस्ट्री है ना, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखी गई है, अनलाइक वेस्टर्न, जहाँ पे एक ही लैंग्वेज यूज होती है। जैसे कि ब्रिटेन में देखेंगे तो आप इंग्लिश, और फ्रेंच में तो फ्रांस, तो उनकी हिस्ट्री लिख सकते हैं, बट हम इंडिया की नहीं लिख सकते इसलिए। ठीक है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी हिस्ट्री। Until the 12th century, Sanskrit was a dominant language, literary language in India, which made it easier to trace literary development during the time. However, after the 12th century, several regional language and dialect began to flourish, making the literary landscape much more complex. For example, Hindi has a dialect. Avdi and poet like Tulsidas blended them in rich Hindi literature. अब देखिए, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है ना, वो कैसे है कि 12th सेंचुरी तक तो एक ही लैंग्वेज डोमिनेंट रही, दैट इज इंग्लिश, बट उसके बाद ना बहुत सारी लैंग्वेजेस का राइज होना शुरू हुआ, जैसे हिंदी है, और उसका एक डायलेक्ट है अवधी। अब तुलसीदास जैसे जो पोएट थे, उन्होंने दोनों में वर्क किया है, तो इससे इसके अंदर डाइवर्सिटी आई। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेडिशंस। इंडियन लिटरेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू अ single literary tradition. Instead, it composed of multiple traditions that have evolved through cultural and linguistic exchange. Literary forms are conventional forms moved from one language to another, creating a network of shared and distinct uh, traditions across रीजन्स। अब देखिए, जो मल्टीप्लिसिटी क्या है इसके अंदर, कि इंडियन लिटरेचर को ना एक सिंगल लैंग्वेज में तो समझ नहीं सकते, इंस्टेड ये बहुत सारे मल्टीपल ट्रेडिशन से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। और जो लिटरली फॉर्म्स होते हैं, इनके कन्वेंशंस होते हैं, मतलब एक लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज के अंदर, जो एक डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन को फॉर्म करते हैं। अडेप्शन एंड रिटेलिंग ऑफ एपिक। द इंडियन एपिक रामायण एंड महाभारत हैव बीन ओरली एंड टेक्सचुअली अडेप्टेड इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, बंगला, असमीज, ओडिया एंड मैथिली। देयर आर आल्सो जैन एंड बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट। these regional variations over the time shows the flexibility and richness of Indian लिटरेली एंड कल्चर। अब देखिए, जो इंडियन एपिक्स है ना, रामायण एंड महाभारत, ये ओरली टेक्सचुअली अडेप्टेड वर्जन्स हैं। ठीक है। इनके काफी सारे वर्जन्स मिलेंगे आपको, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, असमी, ओडिया और मैथिली। और जैन और बुद्धिस्ट है ना, इनके भी अलग अलग हैं। तो देखिए, ये अडेप्शन है ना रिटेलिंग के अंदर एपिक्स की भी। Textual and linguistic complexity. Sujit Mukherjee discussed how Indian ancient Sanskrit dramas used different types of language for their characters. Sanskrit was used by priest and royalty. Prakrit was common for women and a non-standard form of Sanskrit. ये क्या है? Apa Brahmsha.
ठीक है, was used by ordinary people. This reflect the multilingual nature of Indian society. Any literary history must be considered this layer of linguist usage. अब दोस्तों मैंने आपको एक और लाइन बताई थी ना कि संस्कृत जो होती थी वो तो अपर लोग यूज करते थे, और जो कॉमन लैंग्वेज होती थी वो ऑर्डिनरी पीपल्स यूज करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं। बियॉन्ड लिटरली टेक्स्ट, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, सुजीत मुखर्जी emphasized that the literary history should not be focused on text but also include cultural, social and religious movement that influence literature. For example, the Bhakti movement played a major role in shaping the medieval literary history. Should adapt an interdisciplinary approach to understand the context in which these texts are written. अब सुजीत मुखर्जी क्या कहते हैं ना कि लिटरली हिस्ट्री के लिए ना हमें सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं बल्कि और भी कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर मतलब रिलाय करना चाहिए, जिसने जो हमारा ये है ना लिटरेचर, इसको इन्फ्लुएंस किया था। अब जैसे भक्ति मूवमेंट हुई थी ना, तो उसके अंदर क्या था, आम भाषा में भी बहुत सारी पोएम्स लिखी गई, संस्कृत के अलावा लिखी गई। तो इससे भी तो आपको उस टाइम के बारे में पता चलता है ना कि लोगों की दशा क्या रहती होगी। वो अपने जो भी इमोशंस होते थे उनको अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर इन लिटरली हिस्ट्री। अब देखिए, इन इंडिया ट्रेडिशन द ऑथर इवॉल्व्ड over the time. In ancient time, writers are seen as divinely inspired creator. During the time medieval period, they are also viewed as social being with cultural roles. Understand an author background is crucial in literary history to place them within the broader cultural framework. अब ये क्या था कि जो ऑथर है ना, इनका क्या रोल होता है, देखिए जैसे इंडिया के ट्रेडिशन में द ऑथर आर इवॉल्व ओवर द टाइम। इन एंशियंट दे वर सीन एज डिवाइनली इंस्पायर्ड क्रिएटर, मतलब प्राचीन काल में तो वो पढ़े लिखे विद्वान, ठीक है, उन्हें एक दैव्य रूप में माना जाता था। बट मेडिवल आते आते ना उनके सोशल कल्चरल रूल्स हो गए कि मतलब अपने राजा के बारे में वो बखान करते थे, कुछ वैसा। Adaptation of literary forms like Gatha, Prakrit, Pada, and Vakana shows how folk contributed to classical music. Writers such as Nazrul Islam combined element of these, for example, using Persian forms of Bangla poetry in composing Hindu deities. This shows Indian literature's inclusive and pluralistic nature. अब दोस्तों ये देखिए, अडेप्शन ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, उसके बारे में ही लिखा गया है कि जो गाथा होती थी और पाड़ा होता था, मतलब बांग्ला के अंदर, वकाना कन्नाडा के अंदर, ये ना फोक्स होते थे, मतलब उनके ट्रेडिशनल्स होते थे और ये क्लासिकल लिटरेचर को दर्शाते थे। ठीक है, और इसके अंदर से ना जो पोएट्रीज बनती थी वो हिंदी डेटीज के बारे में भी बनती थी, मतलब जो हिंदू गॉड्स थे उनके बारे में भी बनती थी। कन्वेंशन एंड कल्चरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एज लिटरली फॉर्म्स ट्रेवल्ड बिटवीन लैंग्वेजेस, न्यू कन्वेंशन इमर्जेस, सम वर कॉमनली शेयर्ड व्हाइल अदर आर यूनिक टू स्पेसिफिक रीजन। दिस कन्वेंशन मस्ट बी स्टडीड टू अंडरस्टैंड द लिटरली आइडेंटिफाई ऑफ ईच पीरियड एंड रीजन। अब देखिए, कन्वेंशन एंड क्रॉस कल्चरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब जो लिटरली फॉर्म्स है ना वो ट्रेवल्ड हुई हैं लैंग्वेजेस में, ठीक है, और अपने कन्वेंशंस के हिसाब से उन्हें रखा गया है और कुछ कॉमनली शेयर हुई हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन में। और इन सभी कन्वेंशंस को ना हमें पढ़ना चाहिए कि हम उसको ना दोबारा से मतलब आइडेंटिफाई कर पाए उस पीरियड और रीजन के थ्रू। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड लिटरली रिवाइवल। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश एंड वेस्टर्न आइडियाज। However, there have been a revival of older Indian literary convention. The blend of old and new make it difficult to identify literary traditions clearly. Literary historians must trace how both Western influence and Indian heritage shape modern writing. अब ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाई है कि जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है ना वो इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश एंड वेस्टर्न आइडिया से, बट उसके अंदर ना जो इंडिया की रूट्स होती है ना वो नहीं दिख पाती। और इसका रीजन आप लोगों को भी पता है, क्योंकि एक सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज रही नहीं। Continuity of tradition in Indian literature. Many Indian texts along languages draw a common cultural heritage. For example, the Ramayana and Mahabharata inspired literary works from Kashmir to Kerala and Assam to Gujarat. Puranas and Vedic also shaped Indian writing in terms, themes, characters and structure. अब देखिए, बहुत सारे जो इंडियन टेक्स्ट रहे ना बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर, उन्होंने एक कॉमन कल्चरल हेरिटेज को रखा है, जैसे कि रामायण और महाभारत है,
ठीक है? अब ये इनके ना लिटरेरी वर्क आपको हर जगह मिल जाते हैं और सब में थोड़ा बहुत चेंज दिखता है। तो इसका कॉन्क्लूज़न यही है कि सुजीत मुखर्जी कॉल्स फॉर अ यूनिफाइड बट फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी टू राइट द इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री। दैट इज़ कि हमें लोकल वर्क्स को पढ़ना चाहिए, फोक्स को पढ़ना चाहिए, राइटिंग, पेंटिंग्स और हर एक वर्क को अच्छे से ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें एक मेजर लैंग्वेज के भरोसे कभी भी हिस्ट्री को नहीं लिखना चाहिए। दिस अप्रोच मस्ट अकोमोडेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यही होता है कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती है ना, लैंग्वेजेस के अंदर डाइवर्सिटी है, वही है लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी। रीजनल वेरिएशन जैसे महाभारत और रामायण के वेरिएशंस मिलते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इंडियन लिटरली कल्चर इज डायनेमिक एंड इंटरकनेक्टेड, एंड only through a comprehensive interdisciplinary approach we can truly understand its depth and richness. So I hope दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो ना तो कमेंट कीजिएगा कि पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड